नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यथेष्ट क्लास में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पार्ट 2 देखेंगे। ये वीडियो खास तौर से यूपीपीसीएस, आरओ और ऐसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 में काफी कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में देख लिए थे, तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के परिवहन के बारे में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश परिवहन में हम लोग देखते हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन के बारे में ध्यान देते हैं, जिसमें कुल रेलपथ नेटवर्क में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। मींस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो रेल नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, इसके बाद में उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई थी। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो 1859 में चलाई गई थी, और कहा किसके बीच में? प्रयागराज से कानपुर। ठीक, उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 9100 किलोमीटर है। कितने हैं? 9100 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। 1366 मीटर है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, वो भी अपने इंडिया में ही है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है, जो 1505 मीटर लंबा है। कितना है? 1505 मीटर लंबा है। तो ये दोनों याद रखना है, कभी कभी इंडिया के बारे में पूछ लेगा या उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने जोन हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन हैं। पहला कौन सा है? पूर्वोत्तर रेलवे जोन है, और उत्तर मध्य रेलवे जोन है। ठीक है, 2 रेलवे जोन है। कौन कौन से हैं? पूर्वोत्तर रेलवे जोन है और उत्तर मध्य रेलवे जोन है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। और उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी कहते हैं, प्रयागराज भी कहते हैं, कुंभ नगरी। अब दो रेलवे भर्ती बोर्ड है। 2 रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ कहाँ? एक प्रयागराज में और एक गोरखपुर में होता है। ठीक, ये ध्यान देना, जो ये आपका है रेलवे जोन्स जो है। भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड मुगल सराय में है। सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? मुगल सराय में है। रेल के पहिए की कारखाना रायबरेली में बनती है। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय जो है वो कानपुर में है। रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग हैं। कितने हैं? 9 रेल प्रभाग हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर होता है? मड़ुवाडी वाराणसी में होता है। कहाँ पर होता है? मड़ुवाडी वाराणसी में होता है। आगे थोड़ी सी देख लेते हैं इतिहास के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 अप्रैल 1556 को इसकी आधारशिला रखी थी। पहले यह केवल डीजल इंजन बनाता था, लेकिन 2017 से डीजल इंजन और विद्युत इंजन दोनों बनाने लगे हैं। कहां पर बनता है ये जो डीजल इंजन है? ये कहां पर बनता है? बड़वाडी में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं जल परिवहन। जल परिवहन की अगर हम लोग बात करते हैं कि जल परिवहन जो है उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? गंगा में, यमुना में, घाघरा, गोमती, इन सभी में क्या है? जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या की अगर हम बात करें तो प्रयागराज से हल्दिया के मध्य फैला हुआ है। प्रयागराज से हल्दिया के मध्य में फैला हुआ है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। ये किस नदी से होकर गुजरता है? गंगा नदी से होकर। इस जलमार्ग की लंबाई कितना है? 1620 किलोमीटर। ठीक है, 1620 किलोमीटर है। बात करते हैं वायु परिवहन की। वायु परिवहन में उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बबरौली प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, ये नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है बबरौली प्रयागराज में स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज जो है वो आगरा में स्थित है। ये दोनों याद रखना, अगर उत्तर प्रदेश का वायु परिवहन से पूछा गया तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है। आगे देखते हैं सूचना संचार। सूचना संचार की बात करते हैं तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत जो है 1972 में हुई थी। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुई थी।
भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये जरूर याद रखना कि प्रथम हवाई डाक सेवा कब हुआ था, 18 फरवरी 1911 को, 18 फरवरी 1911 को, क्योंकि असम रीजन्स में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें सन के जो डेट है वो थोड़ी सी इंटरफेरेंस किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। राज्य सूचना केंद्र कहां पर है? लखनऊ में स्थित है। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1854 में, मार्च 1854 में आगरा एवं कोलकाता के मध्य हुआ था। ये सूचना संचार से आपके क्या क्या है एक बार और देख ले रहे हैं। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ठीक, भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब हुआ था? 18 फरवरी 1911 को। किसके बीच? इलाहाबाद में, इलाहाबाद से नैनी के मध्य में। ठीक है, नैनी बगल में, ये प्रयागराज के बगल में। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहां पर है? लखनऊ में स्थित है। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ कहां किया गया था? अब मार्च 1854 में आगरा से लेकर के कोलकाता के मध्य हुआ था। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, जिसमें चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे जो है, जिसको अमौसी हवाई अड्डा कहा जाता है, ये कहां पर है? लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा है, जो कहां पर है? वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जिसको बाबतपुर हवाई अड्डा जाना जाता है, वाराणसी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। सरसवा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, अयोध्या में है। ठीक है, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में, जो अभी वर्किंग में है। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में। आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा, जिसको कल्याणपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं, वो कहां पर है? कानपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य आलमगीरपुर में, जो मेरठ को कहते हैं, आलमगीरपुर में, मेरठ और हुल्लास सहारनपुर से प्राप्त हुआ है। जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य हैं वो आलमगीरपुर, मेरठ और हुल्लास, जिसको सहारनपुर के नाम से जाना जाता है, वहां से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण कालीन, उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य जो है वो कहां कहां है? प्रयागराज के बेलन घाटी में, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी में, तथा चंदौली के चकिया नामक प्रस्थली से प्राप्त हुए हैं। कहां कहां से प्राप्त हुए हैं जो पुरा पाषाण कालीन सभ्यता है उत्तर प्रदेश का? सबसे पहले कहां मिला है? प्रयागराज के बेलन घाटी में। दूसरा सोनभद्र के सिंगरौली घाटी में। तीसरा चंदौली के चकिया नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पुरास्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, अगर पूछा गया कि मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई या कैसे प्राप्त हुई, तो आपको बताना है बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पुरास्थल से, या ये नाम आपको याद रखना, लोहदा नाला नामक पुरास्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर, मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा मद्दहा नामक स्थान से प्राप्त हुए। सराय नाहर से 14 सौदान मिले हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर है, जिसमें मृतक की जो सिर की दिशा है वो पश्चिम की ओर है। सराय नाहर से 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर से 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में प्रयागराज के मेजा तहसील के चौपानी मांडो स्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से संसार के प्राचीनतम मृद भांड के भी साक्ष्य मिले। उत्तर प्रदेश के महदहा स्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सील, लोढ़े, गर्त चूल्हे, समाधान, अस्त्र एवं आवास्य के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सिल लोढ़े जो होता है ना, सिलबट्टा, तो ये सभी
साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के महदहा पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हम कहते हैं दमदमा, जो प्रतापगढ़ जिला में दमदमा पुरास्थल से हड्डी एवं सिंह के उपकरण व आभूषण, गर्त, चूल्हे तथा 41 समाधान मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से स्थित लहुरवा देव है। ठीक है, नवीनतम खोज के आधार पर भारत की उपमहाद्वीपीय में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जहां पर सबसे पुराना वो कौन सा है, लहुरवा देव है। लहुरवा देव 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। जो लहुरवा देव है उसमें क्या है कि चावल के साक्ष्य मिले हैं और वो भी 8000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व के। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा, जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहां से, कोल्डीवा से मिला है, जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। आलमगीरपुर जानते हो, आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में। आलमगीरपुर जो है वो कहाँ है, मेरठ में है। और वहां से क्या प्राप्त हुआ है, वहां से जो है हड़प्पा कालीन की वस्तुएं प्राप्त हुई है। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहां से कपास उपजाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुई। ठीक, अब आगे बात करते हैं। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिनके नाम कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सुसेन और वत्स मल्ल, ये सभी महाजनपद प्राप्त हुए कहां से, उत्तर प्रदेश से। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में मबध को महापरिनिर्वाण हुई थी। उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक युग संबंध स्थल अंतरजीखेड़ा, जो कासगंज जिले में स्थित है, से गैरिक मृदभांड तथा कृष्ण लोहित मृदभांड चित्रित धूसर पात्र परंपरा संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। मतलब श्री कृष्ण की मूर्तियां मिली थी। आगे इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी, ऐसा इतिहास में बताया जाता है। उत्तर प्रदेश अहरौरा मिर्जापुर के साइड में, जो बनारस के बगल अहरौरा मिर्जापुर से अशोक का लघु शिलालेख तथा सारनाथ एवं कौशाम्बी से लघु स्तंभ लेख मिला है। ठीक है, अहरौरा से अशोक का लघु शिलालेख तथा सारनाथ कौशाम्बी से लघु स्तंभ लेख मिले हैं। आगे बात करते हैं सोहगौरा ताम्रलेख। सोहगौरा ताम्रलेख जो है ये उत्तर प्रदेश में मिला है। कहां से, गोरखपुर जनपद से मिला हुआ है। सोहगौरा ताम्रलेख जो है ये गोरखपुर जनपद से मिला हुआ है। ठीक, प्रयाग के अशोक स्तंभ पर, जो प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर हलसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रशिष्ट लेख भी मिली हुई है। इस पर बीरबल एवं जहांगीर का नाम भी मिलता है। इसके बाद में मित्रीय स्तंभ लेख जो है वो कहां पर, गाजीपुर में है, जो पुष्य मित्रों और होड़ों के बारे में पुष्यमित्र और होड़ों के साथ जो स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन करता है। मित्रीय स्तंभ ये कहां पर मिला है, गाजीपुर में मिला है। श्रावस्ती में कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। श्रावस्ती जो बलरामपुर के बगल में है, श्रावस्ती में कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा युगीन अवशेष उल्लास में मिले हैं। हड़प्पा का जो कुछ अवशेष था वो कहां पर मिला है, उल्लासपुर में मिला हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन में आगरा की स्थापना जो उत्तर प्रदेश में है, आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। ठीक, आगरा में स्थित मुस्मन बुर्ज से हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखती थी। आगरा में ये मीना बाजार लगता था। इसी बाजार में जहांगीर सर्वप्रथम नूरजहां से मिला था। ठीक, नूरजहां मोहतरमा जो थी। इसके बाद में बात करते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था और आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। और आपको पता है आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सभी बातें कहां से हो रही है, उत्तर प्रदेश की हो रही है। ठीक, आगे देखते हैं नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमदुल्लो का मकबरा बनाया था। जो नूरजहां थी अपने पिताजी का जो मकबरा बनाई थी वो कहां पर बनाई थी, आगरा में ही बनाई थी। शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल उत्तर प्रदेश में ही है। मोती मस्जिद स्थापत्य कला की श्रेष्ठता का प्रतीक है।
ठीक है। और आगरा का ताजमहल उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास के बारे में बता रहा है। 1296 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पर करवा दी थी। कहां पर? कड़ा नामक स्थान जो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में 1545 में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान ही बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं, अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल कालपी से संबंधित है। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल कालपी से संबंधित है। यहां से बीरबल का रंगमहल तथा मुगल कालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक 1358 में अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना के सम्मान में जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है, ये जौनपुर जो मिर्जापुर सीरीज में देखे होंगे, जौनपुर सरहद, तो वो जौनपुर की स्थापना जो है वो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था जौनपुर की स्थापना। किसके? उसमें अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक के बारे, उनके याद में हम कह सकते हैं, उनकी रेस्पेक्ट में कह सकते हैं, उन्होंने जौनपुर की स्थापना करवाई थी। सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। सरकी सल्तनत में जो है जौनपुर को क्या कहा जाता था? सिराज ए हिंद कहा जाता था। 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। झांसी की स्थापना किसने की थी? ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने। ओरछा के शासक जो वीर सिंह बुंदेला थे 1613 में किए थे। 1765 में अंग्रेजों एवं मुगल शासक के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। अब हम लोग देखते हैं 1857 का विद्रोह जो उत्तर प्रदेश में किस किस जिले से शुरू हुआ था, कौन से एरिया से, कौन नेतृत्व किए थे, कौन कौन थे, ऐसे कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उन सभी के बारे में बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से हुई थी 10 मई को। अब इसमें बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे या उत्तर प्रदेश से विद्रोह की शुरुआत किए थे। सबसे पहले बरेली से खान बहादुर, हाँ ठीक है, बरेली से खान बहादुर खान। इलाहाबाद से लियाकत अली है। कानपुर से जो है वो नाना साहब है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं। ये जो है फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। झांसी से लक्ष्मीबाई जी थी। लखनऊ से जो है वो बेगम हजरत महमूद थी। ये सभी जो विद्रोह हुए हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। हालांकि 1857 का विद्रोह में केवल इतने ही नहीं, बहुत सारे जो है हम कह सकते हैं नेतृत्व करता थे, जो कुंवर सिंह थे, पटना बिहार से हुआ था। ऐसे बहुत सारी जगहों से हम कह सकते हैं कि जो अदर स्टेट है, ना कि उत्तर प्रदेश ही, केवल अदर स्टेट से भी उस समय विद्रोह शुरुआत हुआ था। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेशल क्यों देख रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में टोटल इतने जो है फ्रीडम फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, नेतृत्व किया था, और वो भी कहां कहां से नेतृत्व किए थे? बरेली, इलाहाबाद, कानपुर, फैजाबाद, झांसी, लखनऊ इत्यादि स्थान हैं। आगे बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। कहां पर? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। और इलाहाबाद कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल रोटी। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। 1857 के इस विद्रोह के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड थे। उस समय अवध में मोर देन 1.5 लाख से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे इस विद्रोह में। और 1857 ईस्वी में हम बात करते हैं कि 1857 के ईस्वी के विद्रोह का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लक्ष्मीपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों एवं कस्बों तक भी गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा विद्रोह था। 21 मार्च 1858 को कालीन कैंपबेल द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, 21 मार्च 1858 में क्या हुआ कि जो कालीन कैंपबेल था ये लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे जो 1857 की क्रांति थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। उस पर पूरी तरह से ब्रिटिश का कब्जा हो गया था। उत्तर प्रदेश की आधुनिक इतिहास के बारे में बात करते हैं। विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने का उद्देश्य 1866 में मोहम्मद कासिम
ननौतवी योम रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद उत्तर प्रदेश इस्लामी मदरसे की स्थापना। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश, भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी के उत्तर प्रदेश में सन 1947 को कुल 9 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के? 9 अधिवेशन हुए थे। ठीक है। इसके बाद में लखनऊ में हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तीन तीन बार अधिवेशन हुए। कहां कहां पर? इलाहाबाद और लखनऊ में। तीन तीन बार जो अधिवेशन हुए थे वो इलाहाबाद और लखनऊ में हुए थे। इलाहाबाद में जो है ये अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और ये पहले भी ऐसे थे जो यूरोपियन कंट्री से आए हुए पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में 1888 में जॉर्ज यूले। उसके बाद में फिर दूसरा अधिवेशन इलाहाबाद में 1892 में हुआ था, जिसके डब्ल्यूसी बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश्वर बनर्जी जी उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तीसरा इलाहाबाद में 1910 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सर विलियम बेडनबर्न थे। इसके बाद में नेक्स्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ में 1899 में हुआ था अधिवेशन, जिसके रमेश चंद्र दत्त थे। लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष जो है वो अंबिकाचरण मजूमदार थे। लखनऊ में 1936 में जो अधिवेशन हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक प्रस्ताव असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। जून 1920 में इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। ठीक है, इसमें याद क्या करना है? ये याद करना है कि जून 1920 में इलाहाबाद में महात्मा गांधी ने जो भी खिलाफत कमेटी या खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव जो किया था वो पास किया गया था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने पुलिस स्टेशन को घेर कर जला दिया था। ठीक है, नामक स्थान पर पुलिस स्टेशन को घेर कर जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। चौरी चौरा बहुत बड़ा कांड हुआ था। इसके बाद में हम बात करते हैं नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार किया गया और इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद में सन 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज स्थापना की थी। स्वराज स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी, जब ये चौरी चौरा कांड हुआ। इसके पहले असहयोग आंदोलन था, तो उसी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोग मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थे इलाहाबाद में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम सम्मेलन जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम सम्मेलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पेरियार की अध्यक्षता में 1925 में कानपुर में हुआ था। ठीक है, ध्यान देना कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन था वो कहां पर हुआ था? कानपुर में हुआ था 1925 में, और वो भी किसकी अध्यक्षता में? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पेरियार की अध्यक्षता में। सितंबर 1924 में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। सत्यभक्त ने जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1924 में। संयुक्त प्रांत में, जो उत्तर प्रदेश का पहले नाम हुआ करता था, संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में 1920 से 1922 के बीच मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान ने किया था। जो एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने किया था, और ये कब हुआ था? 1920 से लेकर 1922 के बीच में। ठीक है, ये लखनऊ के नियरेस्ट का एरिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं सन 1924 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1924 में। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाना लूट लिया था। कहां पर? लखनऊ के आसपास जो है काकोरी क्रांतिकारियों ने क्या किया था? ट्रेन की डकैती करके और पूरी सरकारी खजाने को क्या किया? लूट लिया। कब? 19 अगस्त 1925 में। इसके बाद में 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में भगत सिंह की सलाह पर HR से सोशलिस्ट शब्द जोड़कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HSR कर दिया गया था। ठीक है, ये कोटला था। ठीक है, कोटला बाजू में। अगर हम बात करें, आप लोग लक्ष्मी नगर जानते होंगे, मयूर विहार फेस 1, तो लक्ष्मी नगर मयूर विहार फेस 1 के बगल में कोटला। ठीक, ये 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित भगत सिंह की सलाह पर HRA सोशलिस्ट शब्द जोड़ करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कर दिया था। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में
जो कंपनी गार्डन के भी नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर वीरगति प्राप्त हुई। मतलब चंद्रशेखर साहब कहाँ मरे हुए थे, ये ध्यान दो, कब मरे हुए थे? 27 फरवरी 1931 को इन्होंने खुद अपने आप को सुसाइड कर लिया था, क्योंकि इनका कहना था कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं पकड़ा जाऊं। तो इनकी डेथ कहाँ हुई थी? अल्फ्रेड पार्क में, जो कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है। लखनऊ घराने की बात करते हैं थोड़ी सी। मोदू खां बक्सूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया था। ठीक है। मोटू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां, खलीफा वाजिद हुसैना खां, हीरेंद्र गंगोली तबला वादक थे। ये सभी कौन थे? तबला वादक थे। ये सब लोग क्या करते थे? तबला वादक थे। ये सब लोग तबला बजाते थे। आगे बात करते हैं रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां, ये सब सितार वादक थे। ठीक। रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां, ये सब सितार वादक थे। और ये कहां से बिलोंग करते थे? सब लखनऊ घराने से बिलोंग करते थे, ध्यान देना। इसके बाद में आते हैं कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये सब पखवज वादक थे। ये लोग पखवज वादक थे। ठीक है। सादिक अली खां सारंगी वादक थे। ठीक है। सादिक अली खां जो है वो क्या था? सारंगी वादक थे। सूरज खां, चांद खां, छज्जू खां, दुल्ले व गुलाम हुसैन, रहीमन बाई, चंद्र बाई, ये सब लोग कौन थी? गायिका थी। ये लोग कौन थी? गायिका थी। बाकी सादी अली खां जो है ये सारंगी वादक थे। बाकी ये छज्जू महाराज हैं, दुल्ले हैं, गुलाम हुसैन हैं, रहीमन बाई हैं, चंद्रबाई हैं, ये सब कौन थी? गायिका थी। और सब किससे बिलोंग करते थे? लखनऊ घराने से। ये याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है लखनऊ घराने से। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, ये बहुत पूछा जाता है। बिरजू महाराज ये सब कौन थे? कथक नर्तकी थे। कौन थे? कथक नर्तकी। और ये कहां से बिलोंग करते थे? लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने से। ये जरूर याद रखना कि ये लोग बिलोंग किस घराने से करते थे। आइए बात करते हैं बनारस घराने की। बनारस घराने में कथक नर्तक कौन कौन थे? पंडित शिवानंद मिश्र, बड़े राम प्रसाद रामदास, छोटे रामदास, हरिशंकर मिश्र, महादेव मिश्र, सितारा देवी और अलखनंदा। इतने लोग जो हैं वो कथक नर्तक थे, और वो भी बनारस घराने से बिलोंग करते थे। उदय शंकर और गोपी कृष्ण, ये भी कौन थे? नर्तक थे। छोटी मैना, बड़ी मैना और रसूलन बाई, ये बहुत पूछा गया है। रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर, ये सब कौन थी? ठुमरी टप्पा गायक थी। कौन थी? ठुमरी टप्पा गायिका थी। सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी, ये सब कौन थी? ठुमरी गायिकाएं थी। पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, पंडित पशुपत मिश्र, धर्मराज मिश्र, ये सभी कौन थे? ये सब ख्याल गायक थे। ये सब कौन थे? ख्याल गायक थे। बिस्मिल्लाह खां, जो बहुत बार पूछा गया है, आप लोगों को पता भी होगा। बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां ये सहनाई वादक थे। अलाउद्दीन खां व उनके शिष्य पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार मिश्र, ये सब कौन थे? सितार वादक थे। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ घराने में भी कहीं ना कहीं सितार वादक हैं। कौन कौन से हैं? रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन और इलियास खां। लेकिन ये सितार वादक कहाँ के थे? लखनऊ घराने के थे। और ये सितार वादक कहाँ के हैं? ये सितार वादक जो है वो बनारस घराने के हैं। कौन कौन? अलाउद्दीन खां और उनके जो शिष्य थे पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार मिश्र, तो ये सभी बनारस घराने के सितार वादक थे। इसके बाद में हम बात करते हैं नोट। इटावा घराना भी प्रसिद्ध है सितार वादन के लिए, जिसमें पंडित रामबख्श, बंसी महाराज, शंभुनाथ मिश्र सारंगी वादक थे। राम सहाय, जानकी सहाय, कठे महाराज, किशन महाराज, वाचा मिश्र और मुदुई महाराज, ये सब तबला वादक थे इटावा घराने से। किराना घराने की बात करते हैं, जिसमें बालकृष्ण, बुब्बा, भीमसेन जोशी, हीराबाई, बड़ोदकर तथा अन्य जो हैं ये सब कौन थे? गायक थे। और ये सब कहां से? किराना घराने से बिलोंग करते थे। आगरा घराने की बात करते हैं। आगरा घराने में जो है ये सब गायिका हुआ करती थी। दिवाली नाग, मैदुए रामास्वामी, जगन्नाथ बुबुआ, अय्याज खां, विलायत हुसैन खां और रजा हुसैन, ये सब कौन थी? गायक थी। और ये किस घराने से बिलोंग करती थी? आगरा घराने से बिलोंग करती थी। किस घराने से? आगरा। ये जरूर याद रखना कौन किस घराने से बिलोंग करता है। आगे बात करते हैं कि आगरा घराने की उत्पत्ति अकबर के दरबारी गायक सुजान से मानी जाती है। जो आगरा घराने की उत्पत्ति हुई थी वो सुजान से हुई थी, ऐसा माना जाता है, जो अकबर की दरबारी गायक था। सहारनपुर घराने के प्रवर्तक खलीफा मोहम्मद
जुमा सूफी संत थे जो गायन के अतिरिक्त बीन और सितार वादक में भरपूर थे। वो सिद्धार्थ। अब हम लोग जीआई टैग देखते हैं, ठीक है, जीआई टैग देखते हैं जिसमें थोड़ा सा परिचय देखते हैं। भौगोलिक संकेत जीआई टैग किसे कहते हैं? एक ऐसा नाम या चिन्ह जिसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंध होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी पर्टिकुलर जो रीजन है, पर्टिकुलर रीजन से क्या हो, कोई स्पेशलिटी हो। जैसे आंवला जो है वो प्रयागराज में फेमस है, आंवला जो है वो सॉरी प्रतापगढ़ से फेमस है। ठीक, तो इसी तरह जो है जीआई टैग के बारे में है। आइए देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए चाय जो है वो दार्जिलिंग की बहुत फेमस है, कांचीपुरम की सिल्क है। तो इन सब, ये सब बहुत ही फेमस है, स्पेशली है। ठीक है, उसी जगह पर मिलते हैं जैसे दार्जिलिंग में चाय है। आइए बात करते हैं, जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का प्रयोग करने की अनुमति है। मतलब सिंपल सी बात है, वहां के लोगों को उस उत्पाद का प्रयोग करने का अनुमति है। यह उत्पाद दूसरे द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है। कॉपीराइट जिसको कहा जा सकता है कि यह उत्पाद जो है वो दूसरों के नकल या अनुकरण से भी बचाता है। यह एक पंजीकृत जीआई टैग है जो 10 वर्षों के लिए वैध होता है। कितने साल के लिए? 10 वर्षों के लिए वैध होता है जो जीआई टैग मिलता है। आगे देखते हैं, आगे अगर हम लोग बात करें कानूनी ढांचा और दायित्व, इसमें क्या है, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक, जिसमें क्या होता है, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 में भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण के साथ उच्च सुरक्षा प्रदान का प्रयास करता है। देखो, अगर हम लोग जीआई टैग ले लेंगे तो इससे दो चीज है, एक तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम खत्म भाई, नकल कोई नहीं कर पाएगा, आपका वही प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच पाएगा, ठीक है, आपके नाम का, तो ये प्रॉब्लम ये तो दूसरा 10 साल के लिए वो क्या हो गया, पंजीकृत हो गया, सुरक्षा भी मिलेगा, संरक्षण भी मिलेगा, तो ये सभी कहीं ना कहीं फायदे हैं। आगे देखते हैं, यह बौद्धिक संपदा अधिकार है, ट्रिप्स। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि व्यापार के संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ के समझौते द्वारा शासित और निर्देशित है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जीआई टैग प्रदान किए गए 7 उत्पाद कौन कौन से, देखते हैं कौन कौन से उत्पाद किए गए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जीआई टैग में पहला है अमरोहा ढोलक। अमरोहा ढोलक, अमरोहा ढोलक प्राकृतिक लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र है। इसे मरने के लिए पशुओं की खाल, आमतौर पर बकरी की खाल का उपयोग किया जाता है। तो पहला कौन सा हो गया, अमरोहा ढोलक। दूसरा जो है वो बागपत होम फर्निशिंग या घरेलू सज्जा है। बागपत और मेरठ अपने विशिष्ट हथकरघा घरेलू साज सज्जा उत्पादों के लिए सुप्रसिद्ध है। बुनाई प्रक्रिया में सूती धागों का उपयोग किया जाता है। यह कार्य मुख्य रूप से करघे पर किया जाता है। ठीक, तीसरा है बाराबंकी का हथकरघा। बाराबंकी का हथकरघा, ठीक है, तो बाराबंकी का हथकरघा में बात करें तो बाराबंकी और इसके आसपास के क्षेत्र में 50,000 से अधिक बुनकर और 20,000 से अधिक करघे। ठीक है, ये बाराबंकी क्लस्टर का वार्षिक राजस्व 1.5 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, 150 करोड़ होने का अनुमान है। आगे देखते हैं, मैनपुरी तारकसी। मैनपुरी तारकसी ये चौथा जीआई टैग है भाई। मैनपुरी तारकसी में, मैनपुरी तारकसी एक लोकप्रिय कला है। इसमें लकड़ी पर पीतल की तार जड़ा जाता है। मैनपुरी तारकसी घरेलू आवश्यकता रहती है, जिसका परंपरागत रूप से खड़ाऊं, जिसको लकड़ी का सैंडल को सजाने में उपयोग किया जाता है। खड़ाऊं तो जानते ही होंगे। स्वच्छता के संबंध में सांस्कृतिक विचारों के कारण चमड़े का विकल्प तलाशे गए और स्वच्छता के संबंध में सांस्कृतिक विचारों के कारण चमड़े की भी तलाश की गई। चौथा मैनपुरी तारकसी। पांचवा जो हम बात करते हैं वो संभल हान क्राफ्ट है। संभल हान क्राफ्ट है, ये संभल हान क्राफ्ट में मृत पशुओं से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। यह शिल्प पूरी तरह से हस्त निर्मित होता है। जो यह शिल्प होता है ये पूरी तरह से हस्त निर्मित होता है। इसके बाद में 6 की बात करें, काल्पी हस्त निर्मित कागज। काल्पी हस्त निर्मित कागज निर्माण के लिए पहचाना जाता है। इस शिल्प को पहली बार 1940 के दशक में गांधीवादी मुन्ना लाल खदरी द्वारा पेश किया गया था। जबकि इसकी जड़ें काल्पी के इतिहास में बहुत पुरानी हो सकती है, मतलब ये बहुत पुराना है, लेकिन इसको जो मतलब नजर में लाया गया था 1940 में लाया गया था। उसके बाद में महोबा गौरा पत्थर जो है, महोबा गौरा पत्थर, ये हस्तशिल्प महोबा के अद्वितीय पत्थर शिल्प की प्रतिनिधित्व करता है।
इसमें इस्तेमाल किया गया पत्थर जिसे वैज्ञानिक रूप से पायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, एक नरम और चमकदार सफेद रंग का पत्थर जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में ही पाया जाता है। मतलब महोबा गौरा पत्थर जो है वो सफेद रंग का होता है, बहुत ही नरम और चमकदार पत्थर होता है जो महोबा के ही साइड में पाया जाता है। ये टोटल जो है 7 जीआई टैग थे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि के बारे में कि उत्तर प्रदेश का जो है कृषि में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकार का योगदान 59.3% था। उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। देश के कुल खाद्यान्न टोटल फूड ग्रेन्स उत्पादन में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। मतलब उत्तर प्रदेश से भाई सबसे ज्यादा क्रॉप्स जो है, अनाज जो है, खाद्यान्न जो है वो जाते हैं। कृषि निवेश पर देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है। ये सब याद करना एकदम मतलब जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट होता है वो जरूर पूछा जाता है। इसी गणना के अनुसार जो 15-16 में हुआ था, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो औसत क्रियाशील जोत आकार 0.73 हेक्टेयर है, जबकि भारत में 1.08 हेक्टेयर है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु में बांटा गया है। कृषि जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण के आधार पर मृदा, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन है। ठीक, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं थोड़ा आगे। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लेंस 2022 में जारी किया आंकड़ों के अनुसार देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.34% भाग जो है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। 2019-20 में प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 163.68 लाख हेक्टेयर था। 2019 और 20 में प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 144.16 लाख हेक्टेयर था, जबकि सकल सिंचित 229.94 लाख हेक्टेयर था। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बात की बात करते हैं। चना का सर्वाधिक उत्पादक कहां पर? गाजीपुर में। जुबान पर रट लेना, ये पूछा जाता है। जो अभी आदो यादव का एग्जाम दिए थे 2023 में, उसमें देखो पान के बारे में पूछा गया था। ठीक है, सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला फतेहपुर में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक हरदोई में होता है। जौ का उत्पादक कहां किस जिला में? एटा जिला में होता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला बहराइच में। ठीक है, गेहूं के सर्वाधिक उत्पादक हरदोई, गेहूं का सबसे ज्यादा बागपत, इन दोनों जिलों में होता है। ठीक है, बाजरा आगरा में, बाजरा मैनपुरी, इन दोनों जगहों में होती है। इसके बाद में चावल शाहजहांपुर में, चावल महोबा में। ठीक है, चावल दोनों जगह पर पाई जाती है, शाहजहांपुर में भी और महोबा में भी पाई जाती हैं। इसके बाद में चावल नेक्स्ट है, आजमगढ़ में भी इसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा है। जो ज्वार है, जो ज्वार बाजरा, ये बांदा में पाया जाता है। ज्वार की सर्वाधिक उत्पादक सोनभद्र में भी होती है। बाजरा की उत्पादक आगरा में भी होती है। बाजरा जो है वो मैनपुरी में भी पाया जाता है। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें जो है आम के उत्पादन में प्रमुख, आम का उत्पादन प्रमुख लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा फेमस है। गन्ने के उत्पादन में प्रमुख तराई क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है। हल्दी के लिए जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया जो हल्दी के लिए फेमस है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहां पर है? इलाहाबाद, प्रयागराज में। अमरूद शाहजहांपुर एवं फर्रुखाबाद जिले में उत्पादन, अमरूद का शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद जिले में होता है। गाजीपुर में एकमात्र है, गाजीपुर एक ऐसा है जहां पर अफीम की फैक्ट्री लगी हुई है, ये याद रखना। गाजीपुर एक ऐसा है जहां पर अफीम की फैक्ट्री लगी हुई है। आम का प्रशिक्षण कहां पर होता है? आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहां पर है? लखनऊ में स्थित है। कहां पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, प्रदेश में फूलों की खेती कहां कहां पर होती है? वाराणसी, लखनऊ, कन्नौज, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर, इन सभी जिलों में क्या होता है? फूल की खेती की जाती है। कन्नौज किस लिए फेमस है? पुष्प, कन्नौज में इत्र बनाया जाता है। कन्नौज में क्या है? इत्र बनाया जाता है। बुंदेलखंड मृदा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। जितने भी दक्षिणी पठार की मिट्टियां उनको बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। इस क्षेत्र में भोंटा,
माड़, कावड़, पडवा, जाकड़ आदि मिट्टियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में काली मृदा को केरल, कपास तथा रेगुर आदि नाम से जाना जाता है। जो काली मिट्टियां उनको केरल, कपास, रेगुर आदि के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, अरहर एवं तिलहन का प्रमुख उपज है। मतलब हम बात करें कि ललितपुर साइड में, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, इन सब जगहों पर तो उन सब में क्या है, चना है, गेहूं है, अरहर है, तिलहन है, इन सब की उपज जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं खादर। खादर एक मृदा है, मिट्टी है। ये नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट मटियार या सिल्ट बलुआ इन सब जगहों पर पाया जाता है। बांगर मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है? ये पुरानी जलोढ़, उपहार मृदा, दोमट, मटियारी, बलुई दोमट इन सब जगहों पर पाया जाता है। ऊसर भूमि जो है ये रेह, बंजर, कल्लर उन सब एरिया में पाया जाता है। बलुई मिट्टी या ऊंचे टीले ये भूड़ जगहों पर पाई जाती है। काली मृदा रेगुर, केरल, कपास इन सभी के नाम से उस जगह के एरिया को, उस जगह के मिट्टी को माना जाता है। जो काली मृदा होती है उसको इन सभी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बलुई मिट्टी कुछ जगहों पर भूड़ के नाम से भी जाना जाता है। ऊसर भूमि को क्या है, रेह, बंजर, कल्लर के भी नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं बुंदेल क्षेत्र की मिट्टियां जो है, इसमें लाल मृदा, परवा, माड़ इन सब के नाम से इसको जाना जाता है। भोंड मिट्टियां विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। और माड जो है या माड़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी के समान क्या होती है? चिकनी होती है। जो माड़ मिट्टी होती है वो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। माड़ मिट्टी में सिलिकेट, लोहा एवं एल्यूमिनियम खनिज के पाए जाते हैं। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना अधिक होता है, याद रखना। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के आसपास में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। पड़वा मिट्टी जो होती है वो हल्के लाल रंग की होती है। राकड़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय पठार या ढलानों में पाई जाती है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और झांसी में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण बालूमय लाल शैलों के अपक्षय से हुआ है। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा एवं धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्र से भी पाया जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस, चूना आदि खनिजों की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में गेहूं, चना एवं दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। ऊसर एवं रेह मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली एवं लखनऊ में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। जो रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बंजर तथा भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोंडा जिले में पाई जाती है। जो बंजर टाइप की जमीन होते हैं ना, या बंजर टाइप की जो मिट्टी होती है वो खासतौर से गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा जिला इन सभी में पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं फसलों की। ठीक है। उत्तर प्रदेश की ये 2021 और 22 के प्रमुख फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति बताता है। चावल जो है ये भारत में द्वितीय स्थान पर है। गेहूं जो है ये प्रथम स्थान पर। कुल खाद्यान्न प्रथम स्थान पर। गन्ना प्रथम। दलहन पांचवें स्थान पर। और तूर, अरहर ये तृतीय स्थान पर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इन सभी में जो है वो चावल द्वितीय स्थान पर, गेहूं प्रथम पर है, कुल खाद्यान्न प्रथम पर है, गेहूं गन्ना जो है वो प्रथम पर जो पहले से ही भी होता है, कुल दलहन पंचम में है, आई मीन पांचवें स्थान पर, और अरहर जो है वो तृतीय स्थान पर है। ये जो आंकड़े हैं ध्यान देना, ये आंकड़े 21 और 22 के हैं। ठीक है। और आपसे जो पूछा जाएगा वो 23-24 का पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, इसमें मसूर है। मसूर क्या है? प्रथम पर है। बाजरा द्वितीय पर, और रेपसीड या सरसों चतुर्थ पर, तंबाकू तृतीय पर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम लोग एक जिला एक उत्पाद योजना जो मोदी साहब ने चलाया था। ठीक है। आगे बात करते हैं ये क्या है, कैसे है, इसको इफेक्ट में कब लाया गया, क्या हुआ। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा 1979 में प्रारंभ की गई थी। इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा भी प्रचारित किया गया था। ठीक है। इसके अतिरिक्त इस तरह की योजना का मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, चीन
ये सब लोग भी कहीं ना कहीं अपनाए थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इंडिया में कब आया, अब आप लोग खुद सोच लो, इंडिया में कब आया? ये जापान में 1979 में आया है। कितनी डेवलपमेंट है आपकी इंडिया, ये देखा जाए आइए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हमारी इंडिया कितनी डेवलप है। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। कब? 2018 में। और जापान में कब शुरू हुआ था? 1979 में। ठीक, इससे उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिर्फ ये अनुभव मतलब ये सोचा था कि इससे क्या होगा कि छोटे जिले जितने भी छोटे लोग के हैं, मध्यम है, या इन सबका जो विकास उद्योग है उसमें थोड़ा सा विकास होने की संभावना पाई गई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना एक क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, अपितु प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होने की संभावना है। ऐसा मान करके 2018 में जो है योगी सरकार ने, मतलब योगी साहब ने जो है इसको चलाया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद विशेष का चिन्हांकन संबंधित उत्पाद की विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य, विकास संभाव्यता, रोजगार सृजनशीलता के आधार पर किया गया था। थोड़ा सा देख लें कि कौन कौन से जिले में क्या क्या भाई फेमस है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि एक जिला एक उत्पाद किस जिले में क्या फेमस है इसके बारे में। तो अमरोहा, अमरोहा में क्या है भाई? वादी यंत्र, ये फेमस है जो अभी अभी हम लोग पढ़े भी थे। अलीगढ़ में ताले, और अंबेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद, आगरा में चमड़े के उत्पाद, आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृति, इटावा में वस्त्र उद्योग, प्रयागराज में मूंज उत्पाद, एटा में घुंघरू घंटी पीतल उत्पाद, बस्ती में काष्ठ शिल्प, बहराइच में गेहूं के डंठल का हस्तशिल्प, बागपत में घरेलू सजावट के सामान, बिजनौर में काष्ठ शिल्प उत्पाद, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, मऊ में वस्त्र उद्योग, मथुरा में स्वच्छता संबंधी उपकरण जिसको सैनिटरी फिटिंग, महाराजगंज में फर्नीचर्स और कुछ उत्पाद हैं। जिसमें बात करें औरैया में दुग्ध प्रसंस्करण देसी घी, मिर्जापुर में कालीन, मुजफ्फरनगर में गुड़, मुरादाबाद में धातु शिल्प, मेरठ में खेल का सामान, कन्नौज में इत्र, कानपुर देहात में एल्यूमिनियम के बर्तन, कानपुर नगर में चमड़े के उत्पादक, कासगंज में जरी जरोदोजी, और कुशीनगर में केले के रेशे से बने उत्पाद। तो कुछ ये थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कहीं ना कहीं हर डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट थे वो स्पेशल थे। आगे देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित वन लाइनर्स, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है वन लाइनर से, बहुत इंपॉर्टेंट है वन लाइनर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन लाइनर्स हम लोग देखते हैं। वन लाइनर्स में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो राज्य में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है एक झांसी। राज्य में राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय अमेठी में है। कहां पर है? अमेठी में है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? बीघे पर मापा जाता है। जो उत्तर प्रदेश है वो बीघे पर मापा जाता है। वज जनजात जो बहुविवाह व्यवस्था को आचारित करता है जौनसारी है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद थे, जो 1916 में किए थे। ठीक है, याद रखना 1916 में इसकी संस्थापना किए थे काशी विद्यापीठ के। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाता है जेवर एयरपोर्ट के नाम से, जो जाना जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन जिलों से गुजरता है। कौन कौन से? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर। इन सब जगहों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिला गुजरता है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विद्यालय 6 हैं। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़, लखनऊ, ये सामान्य है। उत्तर प्रदेश में कुल वर्धित कर कितने हैं? 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही लालगंज रायबरेली में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल सर्वाधिक है किस जिले की? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिले जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में है। उसके बाद में मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन जो है वो गोवर्धन मथुरा में किया जाता है। मुड़िया पूर्णिमा आयोजन किया जाता है गोवर्धन मथुरा में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 जिन देशों से कम है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, इन सभी राज्यों से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कम। ठीक है,
आगे बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम घनी आबादी या न्यूनतम घनी आबादी वाला। तो सबसे ज्यादा घनी आबादी गाजियाबाद, सबसे न्यूनतम ललितपुर। बनास घराने से संबंधित है कौन कौन? मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। आगरा स्थित दयालबाग संबंधित है राधा स्वामी पंथ से। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में। गोविंद वल्लभ पंत अवस्थित है कहां पर? गोविंद वल्लभ पंत अवस्थित है सोनभद्र जनपद में। वर्तमान में लखनऊ में जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण, ये इतने जो हैं वो लखनऊ से। इसके बाद में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले को साक्षरता दर में सबसे कम पाया गया? जाहिर सी बात है श्रावस्ती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? सिख का है। तीसरा प्रमुख स्थान सिख का है। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से वह नगर जो पुराने राष्ट्रीय महामार्ग 2 से नहीं जोड़ा जाता है, लखनऊ। ठीक। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र। तो देखो जौनपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ ये तीनों जो है वो कहीं ना कहीं प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सोनभद्र जो है वो क्या है? इनसे सीमा साझा नहीं करता है उत्तर प्रदेश, प्रयागराज से। कृषि स्वयं उत्पादक सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा जो खेती हो रही है वो कहां पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है। गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। जाहिर सी बात है झेलम आपकी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर स्थानीय मेलों पर सितारियों एवं सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है इटावा को, जो अभी अभी हम लोग बात किए थे। भारत में चावल कृषि क्षेत्र तामबंध में उत्तर प्रदेश को कोटि है, प्रथम स्थान पर आता है भाई उत्तर प्रदेश जो है चावल के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन है? सबसे पहला सबसे ज्यादा जो किया जाता है नलकूप, उसके बाद में नहर, उसके बाद में तालाब कुएं, उसके बाद में जो भी अन्य संसाधन होते हैं लोगों के पास वो यूज करते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा। विभिन्न पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 10वीं पंचवर्षीय योजना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल है गन्ना। गन्ना सबसे कैश है, ठीक है, इसको कैश क्रॉप भी कहते हैं। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चित्रकूट में। चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी का स्थापना 1975 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में माल मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड, झांसी, हमीरपुर आदि जगहों पर। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी रहमुद्दीन खान ने। कौन दिया था? रहमुद्दीन खान ने। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र स्थित है लखनऊ में। कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना। उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है जिसको राजेश टंडन कहते हैं, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो प्रयागराज में स्थित है। कहां पर है? प्रयागराज में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है कहां पर? लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। सस्य वनिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर में। सीलधर मृदा विज्ञान संस्थान अवस्थित है प्रयागराज में। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कन्हैयालाल मणिकलाल हिंदी संस्थान। कन्हैयालाल मणिकलाल जो है ये हिंदी संस्थान जो है ये आगरा में स्थित है। कहां पर स्थित है? आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये लखनऊ में स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय कहां पर है? वाराणसी में। 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात 1912 महिलाएं थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंध योजना, उद्योग इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार शुरुआत किया गया था। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित किया जाता है ऋषि व्यास को जो है गुरु पूर्णिमा के समर्पित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक है उन्नत किस्म की बीजों का बढ़ता
प्रयोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्नत किस्म की बीजों का बढ़ता प्रयोग है, जिससे क्या है कि वहां की उत्पादन ज्यादा बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थित कहां पर स्थित है भाई? केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है वो है बुंदेलखंड एरिया। बुंदेलखंड एरिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश का जिला जहां 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नवरोजी देवी को वर्ष 2015 में ग्राम प्रधान चुना गया था, ठीक है। ये 112 साल की थी, सबसे ओल्ड लेडी, उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। राज्य जहां नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि सबसे आई मीन वो स्टेट जहां पर नलकूपों से खेती की सिंचाई की जाती है, उत्तर प्रदेश आपका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 70% जो है वो नलकूपों से सिंचाई की जाती है। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है बांदा में। अब इसका नाम बांदा कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कर दिया गया है। पहला इसका नाम काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय था, अब इसका नाम बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची की प्रमुख उत्पादक जिला सहारनपुर है, जहां पर लीची और संतरे पाए जाते हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौदा बुलंदशहर है। कहां पर है? नरौदा बुलंदशहर है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है रामपुर में। याद रखना ये नई नई चीजें। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी में। कौशाम्बी जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है। संगीत शिक्षा हेतु तो उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय 24/2000 को बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद में इसका नाम जो है वो 2022 में भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई जो है जून जुलाई के दौरान होती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य चरमकुला और कर्मा है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चरमकुला और कर्मा लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जनपद है, जहां पर सबसे ज्यादा जनजातीय रहते हैं सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। कब? 2003 में। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। 1903 में भारतवर्ष का प्रथम चीनी मिल स्थापित किया गया था प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च स्थित है कानपुर में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली उत्तर प्रदेश। भारतीय गन्ना अनुसंधान स्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा जिला कौन सा है? वाराणसी है, ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा माना गया था 1989 में, ठीक है। 1989 में द्वितीय राजभाषा माना गया था। हिंदी को 1947 में प्रथम माना गया था। उत्तर प्रदेश के वो जनपद जहां भोक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर और आगरा। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की कुल संख्या 6 है, जिसमें से आपका झांसी प्रथम है, ध्यान देना। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू तथा रवि अहमद किदवई ने। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती जिले में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई थी श्रावस्ती में। भारत के कौन से राज्य में आलू सर्वाधिक पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, आगरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है। प्रयागराज का इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लेकिन ध्यान देना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से के पहले वाराणसी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की उपाधि मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद में फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मिली थी। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा पुराना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो सबसे पुराना है, बट जो वाराणसी विश्वविद्यालय है बीएचयू, उसको सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की उपाधि मिली थी। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है लखनऊ में। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। ध्यान देना उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किसको? बीएचयू को, ना कि इलाहाबाद को, ठीक। हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया प्रयागराज में है। पहरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। कहां पर है? बेतवा नदी पर है।
उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में, आईआईटी रुड़की सहारनपुर कैंपस। बिरला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था। ये कहां पर? लोजा, उत्तर प्रदेश में। ठीक, विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित है औरैया और दादरी में। विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित है औरैया और दादरी में। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज एंडालुसाइट, डायोस्पर, लाइमस्टोन और डोलामाइट। ये याद कर लेना, ये रट लेना। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक। उत्तर प्रदेश में रेनकोट हिंडोल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से। कर्मा, जिस क्षेत्र के लोक नृत्य है उसको क्या कहें? सोनभद्र में कर्मा जो है वहां का लोक नृत्य है। कर्मा जो है सोनभद्र का लोक नृत्य है, याद रखना। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। आलू, गेहूं, गन्ना, ये सभी अग्रणी उत्पादक हैं। लाल मिट्टियां पाई जाती है मिर्जापुर झांसी के एरिया में। ठीक है, मिर्जापुर और झांसी के एरिया में जो है लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? गेहूं है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं। उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध जो है वो बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना है। ठीक, जनरथ नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को क्या किया गया था? जनरथ नाम दिया गया था। आप लोगों ने बस वगैरह देखा होगा, उसमें जनरथ का लोगो बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही कम लागत में एसी बस सेवा दी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उसके बाद में एनसीओएफ क्या है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये स्थित है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आनंद मिश्र थे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान स्थित है लखनऊ में। सैयद सलाल मेला आयोजित किया जाता है बहराइच में। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ जो किया गया था वो उत्तर प्रदेश ने किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किया गया था। गैंडे को पुनर्वसित करने का कार्य जो है वो उत्तर प्रदेश में किया गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो दुधवा नेशनल जो है उद्यान है, उसमें किया गया था। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता का प्रतिशत 77.3 है। उत्तर प्रदेश 2011 के जनगणना के अनुसार प्रमुख 10 लाखी नगरों की सही क्रम कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम। उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो बात करते हैं सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास। ये क्या है? उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम। वह अनुसूचित जनजात, वह अनुसूचित जनजात जो बिजनौर जिले में निवास करता है। माहीगीर, भोक्सा, बुक्सा, ये हम शुरुआत में ही बात कर चुके हैं। सुधाताल पक्षी विहार कहां पर है? बलिया जिले में है। कहां पर है ये? बलिया जिले में। जो सुधाताल पक्षी है ये कहां पर है? ये बलिया जिले में स्थित है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार। तो उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार कहां पर है? हस्तिनापुर, मेरठ। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर में से प्राप्त पुरातत्व सामग्री प्रतिबिंब करता है हड़प्पा संस्कृति, जो हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास में पढ़ चुके हैं। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंब करता है हड़प्पा संस्कृति को। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का? बुंदेलखंड का। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? सरोजिनी नायडू जी थी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले से साक्षरता दर उच्चतम है? गौतम बुद्ध नगर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है मेरठ में। फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले का उनकी संख्या के जनसंख्या आकार से अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयागराज, इसमें सबसे ज्यादा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, जमगढ़। ठीक है, अवरोही क्रम में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ किया गया था 18 जून 2001 में। उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन का स्थान प्रथम किया गया। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन प्रथम पर है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है नदौदा बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है ललितपुर में।
भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है शाहजहांपुर में। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री कौन कौन रही? 2 रही हैं, ठीक है, 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। शाकुंभरी देवी मेला, शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन जो है वो सहारनपुर में किया जाता है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामांकन किया गया, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको पहले अल्फ्रेड पार्क कंपनी गार्डन भी कहा जाता था, अब इसका नाम चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया। विख्यात भारत माता मंदिर जो वाराणसी में स्थित है, ये पूरे इंडिया में एक ही ऐसा मंदिर है, भारत माता मंदिर जो है वो वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य का रूप है कथक। ये जो है कथक जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 1972 में। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर रखे गए थे 2 हैं। 2 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखे गए थे। उत्तर प्रदेश भारत में लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कौन करता है? उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है वही केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल काम्पिल है जो फर्रुखाबाद में है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश जिला है प्रयागराज। प्रयागराज में 50,000 से ज्यादा जनसंख्या है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है गोंडवाना लैंड का। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है राढ़ के नाम से। जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है, उसको राढ़ के नाम से जाना जाता है। चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाया जाता है बुंदेलखंड में, एक चलास नामक घास होता है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। वायु अपर्दन से मथुरा और आगरा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया 1937 में। राहुल संस्कृत्यान संस्थान संग्रहालय स्थित है गोरखपुर में। गीता प्रेस गोरखपुर। प्रसिद्ध धार्मिक कल्याण प्रकाशन गोरखपुर गीता प्रेस। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह है प्रयागराज। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त की गई थी 1989 में। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम मुस्लिम संग्रहालय स्थापना किया गया है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है जो ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। ये नॉलेज पार्क एक मेट्रो स्टेशन भी है, उसी के पास में ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में रियसलाई उद्योग बरेली में। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई आंवला बरेली में, ठीक है। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराना। ये जो है तालीम एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी, जिसमें क्या है कि मोस्टली सभी स्टूडेंट जो है वो उर्दू भाषा से परिचित हों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी और बहराइच से है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव जिले में है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई है 11%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता जो है वो 57.2% है। अनुसंगी नगर है गाजियाबाद में, ठीक है। अनुसंगी नगर कहां पर है? गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। कहां पर है? कानपुर में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश जनपदों की संख्या जो है वो कहां है? क्रमशः 18 और 75 है। मतलब उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल और जनपद हैं? 18 मंडल हैं और कितने जनपद हैं? 75 जनपद हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है वो क्या है? 14 वर्ष तक। हिंडाल्को स्थापित है रेनकोट सोनभद्र में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थापित है झांसी में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च निर्माण करवाया था, कहां पर? सरधना में करवाया था, जो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के एक बब्बर शेर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर अब मल्टीपल सफारी स्थापित किया गया था इटावा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया दिसंबर 2005 में। विकास केंद्र परियोजना शुभारंभ किया गया 2005 में दिसंबर टाइम में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में, ठीक है, यो झांसी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के भाग हैं कपिलवस्तु, कुशीनगर, शंखिसार, श्रावस्ती, सारनाथ, कौशाम्बी, ये सभी कहीं ना कहीं बौद्ध परिपथ हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है रामपुर।
गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है पिपरी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1995 में। मिड डे मील जो स्कूलों में खाना बनाया जाता है प्राइमरी और जूनियर लेवल में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है गोंड समूह की। गोंड समूह सबसे ज्यादा रहते हैं उत्तर प्रदेश में। बखीरा पक्षी बिहार जहां स्थित है वह जगह है संत कबीर नगर। लोक नृत्य राहुला का संबंध है उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य जो है वो ब्रजमंडल से है। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है नौ जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर में उत्तर प्रदेश। नाथ नगरी रूप से प्रसिद्ध है गोरखपुर उत्तर नगरी उत्तर प्रदेश गोरखपुर नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। संत कबीर का निर्वाणी स्थल है मगहर। महर्षि दधीच आश्रम स्थित है सीतापुर में। नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। ठीक है। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? छपेली नृत्य है। कौन सा है? छपेली नृत्य है। इसको याद रखना। ठीक है। जो क्या है एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर नृत्य किए जाने वाली कौन सी नृत्य है? छपेली नृत्य है। इसके बाद में कहार जात द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? धीवर राग है। जो कहार है उत्तर प्रदेश के कहार जात के लोग हैं वो मांगलिक अवसर पर क्या है? धीवर राग का एक नृत्य करते हैं। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली शोक मनाते हैं थारू जनजाति। अमीर खुसरो की जन्मस्थली कहां पर है? पटियाली एटा में। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 1980 में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? प्रयागराज में है। ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का कहां है? प्रयागराज में। और पूर्वोत्तर का गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर में है। कन्हा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। 3 ऐसे स्टेट हैं जो कन्हा सिंचाई परियोजना से लाभ प्राप्त करते हैं। इसके बाद में उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करता है। जो सबसे कम सीमा रेखा से स्पर्श करता है वो हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जिला कौन स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र। सोनभद्र सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल एरिया में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है। प्लाईवुड का निर्माण जो है वो काजू की लकड़ी से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान मेरठ में है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापना की गई है वर्ष 1960 में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। कहां पर है? रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है? रामपुर में स्थित है। ठीक है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। सोनभद्र जिले स्पर्श करती हैं 4 राज्यों को। ठीक है। सोनभद्र जिले जो है वो 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल थे। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन होता है कहां पर? खंड स्तर पर होता है। किस पर होता है? खंड स्तर पर किया जाता है।